क्षेत्रीय प्रधान डॉक्टर यामिनी आलसी को मैं सूत्र संचालन के लिए बुला रही हूँ। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान विदर्भ विभाग आयोजित मधुमेह दोष निवारण शिविर के तीसरे दिन आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भजन से करते हैं। मैं चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क धर्मपेट नागपुर की साधिका संध्या केदार को आमंत्रित करती हूँ भजन बोलने के लिए। संध्या अनम्यूट करो। हाँ, शुरू करो बेटा। नमस्कार। म प ध ध सा रे सा ध ध सा ग रे सा ध प प ग रे सा ध प म प ध प ग ग रे सा रे म प नि ध ध प प। मानव दिव्य शक्ति के स्वामी बनो अग्रणी नहीं अनुगामी। अपने ही अनुभव के बल पर नए सृजन आधार बनाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। मानव दिव्य शक्ति के स्वामी निर्माता हो तुम निज पथ के। तुम्ही विधाता हो विधि सुधि के। है अनंत सबकी क्षमताएं अंतर में विश्वास जगाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। मानव दिव्य शक्ति के स्वामी चलो न मिटते पद चिन्हों पर। रुको न बाधाओं विघ्नों पर। नित्य नई आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। मानव दिव्य शक्ति के स्वामी मानव दिव्य शक्ति के स्वामी मानव दिव्य शक्ति के स्वामी। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या, बहुत ही अच्छा। हमें अपने खुद को स्वयं सिद्ध करना है और इसीलिए अपनी जीवन शैली में भी फर्क लाना है। अब मैं आज के योग साधना और प्राणायाम तथा ध्यान करवाने आमंत्रित करती हूँ विदर्भ विभागीय मंत्री श्री भारत भूषण मदान जी से। भारत जी, आपका स्वागत है। अब शुरू। नमस्कार सभी को। सभी अपने आसन के मध्य खड़े हो जाएं। कमर के व्यायाम खड़े होकर दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का अंतर कर लें। 3 से 4 इंच हम लोग बहुत ज्यादा अंतर कर लेते हैं। 3 से 4 इंच। अब दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। भुजाएं कानों के साथ सटी हुई। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। हथेलियों का रुख सामने की ओर। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब हमें कमर से श्वास निकालते हुए नीचे की ओर झुकना है और दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के सामने लाना है। फिर वापस ऊपर उठना है श्वास भरते हुए और फिर वापस नीचे की ओर झुकना है। इस प्रकार 5 से 7 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि में दबाव भी आ रहा है और जब हम ऊपर उठते हैं, हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो खिंचाव भी आता है। बहुत सुंदर प्रयास।
धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आसन पर बैठ जाएं। एक बार बैठकर श्वासों को सामान्य कर लें। कमर के व्यायाम बैठकर एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों हथेलियां घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, भुजाएं कानों से सटी हुई। अब श्वास निकालते सामने की ओर झुकना है और ये प्रयास करना है कि हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के आगे ले जाने का प्रयास करना है। फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर, फिर वापस नीचे। इस प्रकार इस क्रिया को 5 से 7 बार दोहरा लेंगे। पुनः हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव बन रहा है और जब हम ऊपर जाते हैं तो खिंचाव आता है, पेट के अवयव सक्रिय। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। अब दोनों टांगों को यथासंभव फैला लें और दोनों हाथों को सामने। जिस प्रकार हम लोग चक्की चलाते हैं उस प्रकार हमें चक्की चलाना, पूरा घूमना है। बहुत सुंदर प्रयास। देखिए हमारी रीढ़ भी लचीली बन रही है और जो हमारी पैनक्रियास ग्रंथि है उस पर दबाव भी आ रहा है, खिंचाव भी आ रहा है। तो इस कारण से वह सक्रिय होगी और जब अगर पैनक्रियास ग्रंथि हमारी सक्रिय होती है तो हमारे मधुमेह के रोग दूर हो सकते हैं उससे। अगर एक बार चक्की को उल्टी भी विपरीत दिशा में भी चला देंगे। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य, टांगों में फासला कम कर लें। दोनों हाथ पीछे, 2-3 बार गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें।
पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की दाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। गहरे लंबा श्वास का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शने शने श्वास को कंठ तक भरे। इसी प्रकार श्वास छोड़े व ले। श्वास बाहर निकालने पर एवं श्वास छोड़ने पर मूल बंद का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने पर आनंद पूर्वक श्वास भरे। देखिए, हमने श्वास को जब बाहर निकाला और पेट की मांसपेशियों का अंदर की ओर खींचा तो वापस यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि में ढीली भी हो रही है और खिंचाव भी आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएगी। गहरे लंबे श्वास में पैर के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत प्राण का शरीर में सपान रूप से विचरण होता है। फल स्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग प्रणालियां हमारी स्वच्छ होती है। तीन बार ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, पहले 2 बार में हो, आखिरी 1 बार में म का उच्चारण। हमारा स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त व लयबद्ध, ध्वनि प्रारंभ से अंत तक समान। तीनों ध्वनि पूर्ण होने तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलकर करेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोले, कोमलता से नेत्र खोले। आसन के मध्य खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन भाग 1। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए दाईं भुजा हथेली आकाश की ओर करते हुए बगल से ऊपर ले जाएं। भुजाएं खींची तथा कानों के साथ सटी। बाईं भुजा को नीचे की ओर खींचे। भुजा शरीर के साथ हो। अब श्वास निकालते बगल से बाईं ओर झुके, आगे तनिक भी ना झुके, घुटने सीधे, अंत तक ना मुड़े। अंतिम स्थिति में बाईं हथेली पृथ्वी पर, दाईं भुजा पृथ्वी के समांतर खींची हुई। ध्यान मणिपुर चक्र पर नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। राइट साइड लीवर प्रभाव में, लेफ्ट साइड स्प्लेन प्रभाव में, बीच में हमारी पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में। रुकना ही आसन है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाईं भुजा को खींचे ऊपर की ओर, खींचते हुए खिंचाव बनाते हुए हमें वापस पूर्व स्थिति में आना है। एक बार श्वास को सामान्य कर ले। अब बाईं भुजा को बगल से ऊपर की ओर ले आए। श्वास भरते हुए खींचे ऊपर की ओर और दाईं को नीचे की ओर खींचे और खींचे। अब श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुके। तनिक भी सामने से नहीं, पीछे से नहीं, हमें बगल से झुकना है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रभाव को महसूस करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। रुकना ही आसन है। देखिए, हम अगर रुकते हैं किस स्थिति में, पीक पोजीशन में, तो वहां की जो संबंधित ग्रंथियां है वो प्रभाव में आती है। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में, भुजा को खींचे ऊपर की ओर, बाईं को अब बगल से नीचे ले आए। पैरों में सुविधाजनक फासला। श्वासों को सामान्य कर ले। त्रिकोण आसन भाग 2। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला, यहां हमें ध्यान रखना है।
जिनको साइटिका का दोष है वे इस आसन का अभ्यास न करें और अपनी क्षमता से कोई भी आसन को अधिक नहीं करना है। दोनों भुजाओं को बगल से कंधों के स्तर तक उठाएं, भुजा उठाएं ताकि भुजाएं पृथ्वी के समांतर हो जाएं। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। अब दाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकालें। अब श्वास निकालते हुए दाईं ओर झुकना शुरू करें और अंत में दायां हाथ बाएं पैर के नीचे रख दें। बायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सीध में आ जाएं। बाईं हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए सिर को बाईं ओर घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बहुत सुंदर प्रयास। रुकना रुकना ही आसन है। देखिए, रीढ़ तिरछी और गोलाकार घूमने से हमारी पैनक्रियास ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सुंदर आसन माधुरी जी का। श्वास बढ़ते धीरे धीरे वापस। श्वास को सामान्य कर लें। अब दाएं पैर के पंजे को वापस अंदर ले आए और बाएं पैर के पंजे को बाहर निकालें। अब श्वास निकालते बगल से बाईं ओर झुकें। दायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सीध में आ जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। श्वास बढ़ते धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं नीचे, पैरों में सुविधाजनक फासला कर ले। श्वासों को सामान्य कर ले। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली, पंजे, आसन का 2/3 भाग पीछे खाली, 1/3 भाग सामने। एड़ियां मिली, पंजे खुले, सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, उंगलियां तथा अंगूठे मिले हुए, अंगूठा मूल छाती गड्ढे के साथ। कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में, आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान हमारा भूमध्य पर, दोनों भुजों के मध्य आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ध्यान होने से प्राण को स्थानांतरण करने की क्षमता ग्रहण होती है। सूर्य भगवान का आह्वान करना है, मित्र के रूप में करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, हस्त उत्तान आसन।
खींचे ऊपर की ओर अधिक से अधिक। देखिए हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि ऊपर की ओर खिंचाव आ रहा है। स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे। वापस देखिए ऊपर की ओर, पीछे की ओर हमारी ग्रंथि खींची जा रही है। प्रभाव को महसूस करना है यहाँ पे। अगला आसन सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले ना करें। ओम रवये नमः। पाद हस्तासन। श्वास निकालते हुए कमर के नीचे भाग से धीरे धीरे सामने की ओर झुके, भुजाएं कानों के साथ सटी हुई। हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। अंगूठे उंगलियां मिली हुई, 20 उंगलियां एक सीध में। माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। देखिए पैनक्रियाज ग्रंथि पर दबाव। माथे को और अधिक लाए नीचे की ओर, प्रयास करना है, घुटने ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन आसन। हाथों के पंजों के पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित करते हुए दाईं टांग को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। दाईं टांग का पंजा खड़ा, बाईं टांग का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, घुटना सीधा, छाती आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर, आंखें हमारी कोमलता से बंद। अब दाईं टांग के पंजे को खींचे पीछे की ओर, खिंचाव बनाकर रखना है। देखिए आसन करते वक्त हमारी क्षमता अनुसार हमें खिंचाव बनाना है और आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखने से हम अंतर्मुखी होते हैं। मन की आंखों से हम हमारी समग्र प्रणालियों को देख सकते हैं। प्रभाव को महसूस करें। देखिए बाईं ओर से हमारे पेड़ों के अंग दब रहे हैं और दाईं ओर से खींचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास। पर्वत आसन। ओम भानवे नमः। दाईं टांग को पीछे की ओर ले जाएं, एड़ियां मिलाएं, लगाएं एड़ियां पृथ्वी पर, माथे को झुका दे पूरी तरह नीचे। देखिए ठुड्डी हमारी कंठ पर, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। ध्यान हमारा सहस्रार चक्र पर, कपाल के पास जहां हमारी चोटी है, इसमें हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों का स्त्राव हमारा नियंत्रित हो रहा है। ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए शरीर को आसन पर सीधा करें। हाथों के पंजे और पैरों के पंजों के बल पर उसे संतुलित करना है, कुछ पल रुकना है। अब पहले घुटने लगेंगे, छाती लगेगी, फिर माथा लगेगा, पेड़ों का भाग नहीं लगेगा, नितंब हमारे उठे हुए। ये हमारी आराम वाली स्थिति है। ध्यान हमारा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। देखिए यहाँ पे हमारे सभी अंग सक्रिय हो रहे हैं। ओम उष्णे नमः।
हाथों के पंजों पर बल देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को आगे सरकाते हुए कोहनियां सीधी करें, पैरों के पंजे पीछे खड़े और मिले हुए, गर्दन को पीछे अधिक से अधिक रीढ़ पर लगाएं। ये भुजंग आसन। ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर मल निष्कासन केंद्र और जनेंद्र मूल के बीच में है। ये प्रभाव को महसूस करें। देखिए वापस हमारे पेट के अवयव पैनक्रियास ग्रंथि ऊपर की ओर खींची जा रही है, जिससे डायबिटिक के रोग ठीक होने में सहायक है ये। अब ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। पैरों के पंजों पर बल देते हुए शरीर को पीछे की ओर ढकेले, अधिक से अधिक लगाएं एड़ियां पृथ्वी पर, माथे को नीचे की ओर ले जाएं, ठुड्डी हमारी कंठ पर लगेगी। ध्यान हमारा रहेगा सहस्त्रार चक्र पर, कपाल के पास जहां हमारी चोटी है। ओम अरिचे नमः। अश्व संचालन आसन। अब श्वास भरते हुए दाई टांग के पंजे को सामने की ओर ले आए। दाई टांग का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब बाई टांग के पंजे को पीछे की ओर, टांग को खींचे पीछे की ओर, पंजे को अधिक से अधिक, पंजा खड़ा। प्रभाव को महसूस करें गर्दन पीछे रीढ़ पर। बहुत सुंदर प्रयास। रुकना, रुकना ही आसन है। ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन। अब दाएं बाएं टांग के पैर को सामने की ओर ले आए, हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दें, माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। 20 उंगलियां एक सीध में। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है, पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से डायबिटिक के रोग दूर। प्रभाव को महसूस करें। ओम सवित्रे नमः। हस्त उत्तानासन। अब हाथ और कान एक लय में श्वास भरते ऊपर की ओर ताने, खींचे ऊपर की ओर अधिक से अधिक, और ऊपर। देखिए ऊपर खींच रहे तो वापस पैनक्रियास ग्रंथि हुए ऊपर खिंचाव बन रहा है हमारा। स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे। ओम अर्काय नमः। अब श्वास बाहर निकालते हुए वापस सामने प्रणाम की मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। देखिए हमारी समग्र ग्रंथि प्रणाली प्रभाव में, ग्रंथि स्त्राव नियंत्रित। बगल से दोनों भुजाएं नीचे। शव आसन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला।
ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। श्वास लेते छोड़ते रहें। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। ताने पैरों के पंजों को आगे और भुजाओं को पीछे खींचे। देखिए वापस पैनक्रियास ग्रंथि पर भी खिंचाव आ रहा है हमारे। और नियमित अभ्यास से हम हमारे मधुमेह रोग को दूर भगा सकते हैं। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में एक बार श्वास को सामान्य कर लेंगे। पुनः इस आसन को दोहराना है हमें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। देखिए वजन कम करने में सहायक आसन है, जिससे सभी प्रणालियों का तालमेल अच्छा होता है। ताने पंजों को सामने और भुजाओं को खींचे अधिक से अधिक पीछे की ओर, अधिक से अधिक अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। एक बार श्वास को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर दाई कोहनी का सहारा लेते आसन पर बैठ जाएं। दंड आसन की स्थिति में दोनों टांगे सीधी। वक्र आसन। पीठ या रीढ़ में तीव्र दर्द होने वाले या इसका अभ्यास ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ रख दे। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। अब बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए बाईं हथेली को दाएं पैर के पास रख दें। अब दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए दाईं हथेली को पृथ्वी पर रख दे। गर्दन व रीढ़ को दाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। पीठ को पृथ्वी के लंबवत रखें। श्वासों को सामान्य कर रुकना है हमें। देखिए हमारे रीढ़ को गोलाकार घुमाने से हमारी पैनक्रियास ग्रंथि की दाईं ओर से हेड और बाईं ओर से टेल विशेष प्रभाव में। अगर हमारी पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में आती है तो इसका ये मतलब हमारे डायबिटिक के रोग दूर हो रहे हैं। तो हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए योगासनों का और अपने डायबिटिक रोग को दूर भगाकर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में।
एड़ी पंजे मिलाएं। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को दाएं घुटने के साथ रख दे। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। अब दाईं भुजा को बाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के साथ रख दे। अब बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए बाईं हथेली को पृथ्वी पर रखे। गर्दन व रीढ़ को बाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। पीठ को पृथ्वी से लंबवत रखे। श्वास को सामान्य कर कर कुछ देर रुकना है हमें। देखिए, हमारी दाईं ओर से पेनक्रियास ग्रंथि का हेड और बाईं ओर से टेल विशेष प्रभाव में आ रही है। प्रभाव को महसूस करना है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में श्वासों को सामान्य कर ले। कोन आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दोनों हथेलियां कमर के पीछे। निकट से निकट करें। अंगूठे उंगलियां मिलाएं। अब हथेली एवं एड़ी पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। अंगूठे मिले। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित। प्रभाव को महसूस करें। पेट के अवयव में फैलाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर ले। पुनः इस आसन को एक बार और दोहराना है हमें। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। हथेलियां पीछे, कमर, अंगूठे उंगलियां मिली, अधिक से अधिक निकट करें। अब एड़ी तथा हथेली पर भार देते हुए शरीर को धीरे धीरे श्वास बढ़ते ऊपर की ओर उठाएं। अंगूठे मिले। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। डायबिटिक के रोग ठीक करने में यह आसन सहयोगी है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। वज्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां आसन की दाईं ओर रखे। बाईं ओर से दोनों टांगों को घुटने से मोड़कर एड़ियां खोलकर एड़ियों के मध्य बैठे। पीछे से दोनों अंगूठे मिले। सामने से दोनों घुटने, दोनों हथेलियां घुटनों पर। रीढ़, कमर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। शारीरिक स्थिरता से हमारा मन शांत। मन की लघु लहरियां समाप्त। शशक आसन भाग 1।
श्वास भरते हुए कमर सहित भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे, खींचे अधिक से अधिक, और ऊपर खींचे। अब श्वास निकालते हुए कमर के भाग से नीचे झुके, माथा पृथ्वी पर, नितंब एड़ियों से न उठे, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, ध्यान आज्ञा चक्र पर। देखिए यहाँ पे हमारा मन शांत होता है, मन की वृत्तियां पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में हमारी। ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से हमारी ग्रंथि स्त्राव नियंत्रित। श्वास धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। श्वास भरते दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, खींचे ऊपर और ऊपर। अब बगल से श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस पेट के बल लेट जाएं, शिथिल आसन। आज हम शिथिल आसन बाईं ओर से करेंगे, बाईं ओर से। बाईं टांग सीधी, दाईं टांग को घुटने से मोड़ देंगे। बायां कान पृथ्वी पर, बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा, दाईं टांग मुड़ी, दाएं पैर की एड़ी को घुटने से स्पर्श हो। दायां हाथ मुंह के सामने इतना दूर जितनी भुजबल्ली। धनुरासन, पेट के बल लेटे, गर्दन सीधी। अभी हमें इस आसन को 3 भाग में करना है। पहले दाईं टांग को घुटने से मोड़े, दाएं हथेली से दाएं पैर के टखने को पकड़े। अब दाएं पैर के ऊपर की ओर खींचे अधिक से अधिक। एक एक पैर से करना है, पहले खींचे ऊपर। बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस आ जाए।
अब बाईं टांग को घुटने से मोड़े और बाएं हथेली से बाएं पैर के टखने को पकड़े। माथा पृथ्वी पर ही रहेगा, अभी खींचे ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। एक बार श्वास को सामान्य कर ले। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ दे। दोनों हथेलियों से दोनों टखने पकड़े। पांचों उंगलियां एक और, माथा पृथ्वी पर। अब श्वास बाहर निकालकर घुटने ऊपर से ऊपर। अभी माथे को नहीं उठाना है, घुटने को खींचने का प्रयास करें ऊपर से ऊपर। अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। दोनों घुटने निकट से निकट। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। देखिए पेड़ू है, पेट के अवयव हमारे प्रभाव में। पेड़ू है पेट के अवयव की मसाज, जिससे हमारा पाचन सुदृढ़। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य कर ले। आसन को और एक बार दोहराना है हमें। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े। दोनों हथेलियों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ ले। अब श्वास बाहर निकालते हुए ऊपर उठाएं पीछे से घुटनों को। अब श्वास भरते सामने से धड़ को ऊपर उठाएं। देखिए पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव बन रहा है हमारे। बहुत सुंदर प्रयास। खींचे ऊपर अधिक से अधिक, प्रभाव को महसूस करें। देखिए नियमित अभ्यास से हम इस रोग को दूर कर सकते हैं, तो हमें नियमित अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस दाईं करवट ले ले, पीठ के बल आ जाए। कुछ पल विश्राम कर ले पीठ के बल। श्वासों को सामान्य कर ले। पवन मुक्त आसन। दोनों टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ दे। दोनों हाथों की उंगलियों का ग्रिप बनाकर घुटने पर रखें। श्वास भरे और जंघा से पेट को अधिक से अधिक दबाएं। देखिए यहाँ पे पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव बन रहा है हमारे। बाईं टांग का पंजा सीधा है, तना बाईं टांग के पंजे को हल्का सा उठा दे ऊपर। बाएं पैर को उठाएं ऊपर। अब हमें इसे गोलाकार घुमाना है। दाएं पैर को, बाएं पैर को, पूरे पैर को, टांग को घुमाना है, टांग को। हाँ बहुत सुंदर प्रयास। देखिए पहले घुमाए 3 बार दाईं और 3 बार बाईं ओर। बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस अब बाएं पैर को नीचे रख दे, ढीला छोड़ दे, दायां पैर सीधा। एक बार श्वास को सामान्य करें। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़े।
दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाकर घुटनों पर रखें, श्वास भरे और पेड़ों को दबाएं, खींचे अपनी ओर। अब श्वास निकालते हुए माथे को ऊपर उठाएं। हाँ, अब दाई टांग को 3 बार घुमाएं, दाई और क्लॉकवाइज, फिर 3 बार बाई और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, पेट के अवयव, हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव, धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। दोनों टांगे सीधी, एक बार श्वास को सामान्य कर ले। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाकर दोनों घुटनों के आगे रखे, श्वास भरे और खींचे अपनी ओर। और श्वास निकालते माथा उठाएं, लगाएं घुटनों पर। अब पहले 5 से 7 बार आगे पीछे डोले और दाएं बाएं डोले। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। शव आसन। शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर, पंजों से सिर तक और सिर से पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करें। शवासन से हमारा मन शांत होता है, मन की वृत्तियां शांत, मन की उद्विग्नता कम, पूरे शरीर में रक्त भ्रमण सुचारू रूप से।
हम साधक शुभ संकल्प, हम साधक संकल्प करते हैं कि भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस ऑनलाइन योग द्वारा मधुमेह निवारण शिविर में हर रोज समय से पहले जुड़ेंगे, जिससे हम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और नियमित अभ्यास से हम हमारे मधुमेह रोग को भगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं, सिंह आसन। जिनसे पद्मासन लगता है वे पद्मासन लगाएं, जिन्हें घुटने का रोग हो वे दोनों टांगे पीछे सीधी करें। वह एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां घुटने की ओर, कमर नीचे, जीवा बाहर, दृष्टि हमारी नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकालें, अंत में पेड़ू पिचकाएं, फिर श्वास भरें और श्वास बाहर निकालें और पेड़ू पिचकाएं। कम से कम 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है हमें। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में कंठ के दाएं बाएं और मध्य भाग की मालिश करें। मधुर और मस्ती के साथ हंसना है हमें। हमें तनाव मुक्त होना है, क्योंकि डायबिटिक रोग को उत्पन्न करने में तनाव का भी बहुत बड़ा भाग होता है। तो दिल खोलकर मस्ती के साथ मधुर हंसना प्रारंभ करें। धीरे धीरे शांत अवस्था में बैठे। पद्मासन। जिन्हें घुटने में दर्द है वह या वह किसी भी अपने जिस आसन में सीधा हो उस आसन में बैठे। बाकी सभी पद्मासन लगा ले। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं और पेड़ू पर स्थित करें, और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की दाईं और पेड़ू पर स्थित करें। दोनों घुटनों में कम से कम दूरी, दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। अग्नि सार प्राणायाम।
दोनों हथेलियां पलटाकर घुटनों पर रख दे। देखिए, ध्यान रखे, जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, दमा व हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए यह प्राणायाम वर्जित है। श्वास भरे, श्वास बाहर निकाले, बाह्य कुंभक मूल बंद, नाभि मूल रीढ़ पर लगाए तथा ढीला छोड़े, लगाए ढीला छोड़े। यह क्रिया तब तक करे जब तक कुंभक सहज लगा रहे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे, रीढ़ पर, शरीर के अन्य भाग न हिले। जब तक कुंभक सहज लगा रहे तब तक करना है। पुनः श्वासों को सामान्य करना है, फिर श्वास भरना है, श्वास बाहर निकालना है। बाह्य कुंभक मूल बंद, नाभि मूल रीढ़ पर लगाना है, ढीला छोड़ना है, लगाना है, ढीला छोड़ना है। कम से कम 10 आवृत्तियां चक्र करना है आज हमें अग्निसार प्राणायाम के। देखिए, हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर हम जब पेट को आगे करते हैं तो ढीली छोड़ते हैं, ढीली होती है, फिर अंदर की ओर खींचते हैं तो दबाव आता है उस पे। तो इसके नियमित अभ्यास से हमारी पैनक्रिया ग्रंथि सक्रिय होगी, अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएगी। पैनक्रियास ग्रंथि अपना कार्य सुचारू रूप से न कर पाने के कारण डायबिटिक रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है। धीरे धीरे आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था में बैठे। इसके बाद हमें करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम लोग प्राणायाम करने के पश्चात बंद लगाते हैं, त्रिबंध लगाते हैं। तो बंद क्या है,
इसको थोड़ा बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर मुख्यतः प्राण और अपान ये दो महत्वपूर्ण है। जलंधर बंध का अभ्यास प्राणों को स्थिर करने एवं अधिक देर तक रोकने में सहायक है। मूल बंध अपान प्राण को सुदृढ़ बनाता है। इसके निरंतर अभ्यास से इसकी स्वाभाविक गति जो नीचे की ओर है बदलकर ऊपर की ओर होने लगती है। इस प्रकार ऊपर से प्राण तथा नीचे से अपान का मिलन नाभि स्थान में होने लगता है। उड़ान बंद लगाने से इस संयुक्त प्राण की गति ऊपर की ओर होने लगती है। इस समूची क्रिया में ब्रह्म ग्रंथि पेड़ों में, विष्णु ग्रंथि नाभि में तथा रुद्र ग्रंथि कंठ में खुलती है। प्राण सुषुम्ना से बहिर्रंध्र की ओर स्वाभाविक रूप से संचरित होने लगता है, पर ऐसा अभ्यास दृढ़ होने पर होता है। बंद हमारे तीन है, मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। पद्मासन लगा ले, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रखे, पकड़ ले। कपाल भाती प्राणायाम। हृदय, पेट के ट्यूमर आदि वाले रोगियों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। दमा, उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों हथेलियों घुटनों पर रख ले, घुटने पकड़ ले। श्वास बाहर निकाले, श्वास गहरा भरे। मूल बंद यानी कि मल मूत्र निष्कासन अंगों को संकुचित करे। श्वास शक्ति के साथ बाहर फेंके, साथ साथ पेड़ों को रीढ़ की ओर पिचकाएं। थोड़ा श्वास स्वभाव से, प्रयास से नहीं अंदर जाएगा, ताकि श्वास बाहर फेंकने की शक्ति बनी रहे। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे आवृत्तियां। जब थकान महसूस हो तो पुनः श्वास को सामान्य करे, पुनः गहरा श्वास भरे। मूल बल लगाए, शक्ति से श्वास को बाहर फेंके, साथ साथ पेड़ों को पिचकाए। थोड़ा श्वास स्वभाव से, प्रयास से नहीं अंदर जाएगा, ताकि श्वास फेंकने की शक्ति बनी रहे। श्वास फेंकने में थोड़ी शक्ति भी लगानी पड़े तो भी लगाएं। देखिए यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर प्रभाव आता है। हमारे सभी चक्र प्रभावित होते हैं। अगर सभी चक्र प्रभावित होते हैं तो हमारी समग्र प्रणालियां सही रहती हैं।
आवृत्ति पूर्ण करते धीरे धीरे शांत हो जाएं। अब हमें बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाना है। श्वास को पूरी तरह बाहर निकाले, मूल बंद लगाएं, यानी कि मल मूत्र निष्कासन अंगों को संकुचित करना। उड़ियान बंद, पेट का संकोचन करना है। और जालंधर बंद, गले का संकोचन अपनी क्षमता अनुसार करना है हमें। क्रमश तीनों बंद खोल देंगे। अभी हमने बाह्य कुंभक में लगाया था, अब आंतरिक कुंभक में लगाएंगे। गहरा श्वास भरे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद, मल मूत्र निष्कासन अंगों को संकुचित करना। उड़ियान बंद, पेट का संकोचन करना। और जालंधर बंद, गले का संकोचन क्षमता अनुसार। क्रमश तीनों बंद खोल देंगे। ध्यान की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पैर के पंजे से लेकर तो सर की चोटी तक एक एक अंग को बारी बारी से निहारें, उसे पूरा ढीला छोड़ते जाएं एक एक अंग को, तनाव मुक्त। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालें। पूरा ध्यान श्वास भरने और श्वास बाहर निकालने पर। ओम की प्रणव ध्वनि एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। हम सब की आवाज अवलय एक समान रहेगी। पूरा ध्यान हमारा एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि की बीच की प्रतिध्वनि पर रहेगा। ओम, ओम ही ईश्वर है। उस ईश्वर को हमें सच्चे मन से पुकारना है। जिस प्रकार बालक अपनी जब माँ को पुकारता है तो माँ कैसे उसे गले से लगाती है, लपेट लेती है पूरी तरह अपने आलिंगन में, उसी प्रकार अगर हमें उस ईश्वर को पाना है तो उसे हमें सच्चे मन से उसके प्रणव नाम से पुकारना है। वो तड़प होनी चाहिए जैसी तड़प बालक में होती है।
ओम। ध्वनि को शांत करें। मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें। अजपा जप। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें। दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। हमारा पूरा ध्यान हमारी नासिका के अग्र भाग पर आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर केंद्रित करें। श्वासों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें। उनके अच्छे बुरे को ना सोचें। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखते जाएं। शुभ संकल्प करना है जनहित, लोकहित व राष्ट्रहित के लिए। मेरे आज की दिन भर की प्रक्रिया के दौरान मैं कोई एक ऐसा कार्य करूंगा जिसमें हमारा किसी भी प्रकार का निजी स्वार्थ नहीं रहेगा। रोज समय से पहले इस ऑनलाइन मधुमेह रोग शिविर में जुड़ेंगे और हमारा जो कोई प्रिय व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसे भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। रात को सोते समय 5 से 10 मिनट आत्म चिंतन करना है। पूरे दिन भर की प्रक्रिया को ध्यान में लाना है। यदि मेरे मन, वचन, कर्म, वाणी या शरीर द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। रात को सोते समय 5 से 10 मिनट आत्म चिंतन करना है। पूरे दिन भर की प्रक्रिया को ध्यान में लाना है। यदि मेरे मन, वचन, कर्म, वाणी या शरीर द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और मेरे द्वारा दिन भर में जो जो अच्छे कार्य हुए उन्हें पुनः दोहराएंगे। जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं और अपने मन में सोचें सबका मंगल हो, सब
सुखी हो, सबका भला हो, यह भाव बारंबार दोहराएं। एक लंबी गहरी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि। कोमलता से नेत्र खोलें। धन्यवाद मदान जी, आपने आज का बहुत अच्छे से सबको सिखाया और क्लास लिया। आपने जो बोला है रुकना ही आसन है, आपका जो मंत्र है उसमें सबको मालूम है कि एक शारीरिक और मानसिक ध्यान से मानसिक स्थैर्य आता है। जैसे शारीरिक स्थैर्य आता है आसन से, वैसे मानसिक आता है। धन्यवाद। ये मैंने हमारे जो क्या बोलते संस्थान के अभी अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित जी गुप्ता, ये मैंने उनसे मूल मंत्र लिया है। हाँ, तो आपने हमने कन्वे किया ना वो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग अगले इसमें जाते हैं कि वार्ता के लिए पिछले महीने अगस्त में हमने अंतःस्रावी ग्रंथ शिविर लिया था। आपने देखा कि कैसे सब अंतःस्रावी ग्रंथि का लाभ एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। मधुमेह एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो किसी जंतु जीवाणु से नहीं होता है, जिसमें हमारी जीवन शैली खान पान का बहुत प्रभाव होता है। आज हम मोटापा और मधुमेह का क्या संबंध है जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पश्चिम नागपुर के जिला मंत्री डॉक्टर गोविंद असाटी जी को। असाटी सर। धन्यवाद यामिनी मैडम। हमारा जो शिविर है योग द्वारा मधुमेह रोग निवारण शिविर का आज का हमारा तीसरा दिन है और आज के तीसरे दिन की वार्ता का हमारा जो विषय है, कल विषय शायद गलत बताया गया था, मैंने सुना हूं कल का विषय आज का विषय कल बताया गया था। आज का विषय जो है मोटापा एवं मधुमेह रोग का संबंध। सर मैं एक करेक्शन करना थी, उन्होंने टाइटल गलत दी थी लेकिन बात बराबर थायराइड से की थी वार्ता। धन्यवाद। मोटापा एवं मधुमेह रोग का बहुत ही करीब का संबंध है। यूं समझ लीजिए कि चोली दामन का संबंध। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, जिन लोगों को शरीर में मोटापा होना प्रारंभ हो जाता है वो लोग मधुमेह के लिए प्रोन हो जाते हैं या उनको भविष्य में मधुमेह की होने की संभावना अधिक रहती है। जिनका शरीर स्थूल अर्थात मोटापा वाला है उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है, जिसमें मधुमेह या डायबिटीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान रोग है। वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली या यूं कह लीजिए आरामदायक जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के परिणाम स्वरूप मोटापा एवं मधुमेह रोग का होना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या चयापचयजन्य विकार भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात इंगित करना चाहूंगा, ताजा सर्वे के अनुसार मोटापा रोग भारत में 40% तक युवाओं में पाया जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में उम्र के 45 वर्ष के बाद अधिकतर महिलाओं में ओबेसिटी पाई जाती है। यूं कहिए कि मेनोपॉज की अवस्था आने पर हार्मोन्स की कमी के कारण या हार्मोन्स की विकृति के कारण महिलाओं में मोटापा एवं स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं में 42%, पुरुषों में 39% तक मोटापा पाया जाता है। और एक बात बताना चाहूंगा, गांव की तुलना में आजकल शहरों में प्रौढ़ों की तुलना में युवाओं में जो हमारे तरुण हैं उनमें मोटापा एवं मधुमेह रोग अधिक फैल रहा है। यह एक चिंता का विषय है। बच्चों में विशेष रूप से चीन के बाद भारत देश में उच्च आय वाले परिवारों में
मोटापा एवं मधुमेह रोग में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज के समय में मोटापे एवं मधुमेह यह दोनों रोग न केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। मोटापा हम कैसे समझे, इसका एक सरल तरीका आपको मैं बताना चाहूंगा। आयुर्वेद शास्त्र में इसकी एक परिभाषा बताइए मोटापे की। इसमें कहा गया है कटी स्फीक उदर अवलंबनम, अर्थात हमारी कमर का घेर का बढ़ना, कूल्हे की मांस में वृद्धि होना, कूल्हे की जगह पे मेद की वृद्धि होना एवं पेट का लटक जाना, पेट का बाहर लटकते हुए दिखाई देना, गर्दन एवं गले की चर्बी दिखाई देना, चलते समय या जीना चढ़ते समय सांस फूलना, यह लक्षण व्यक्ति में दिखे, समझ में आए तो मोटापे की शुरुआत हो गई समझ ले। या आपका बॉडी मास इंडेक्स यदि 30 से अधिक हो तो आप मोटापाग्रस्त हो गए हैं। और यही मोटापा अनियंत्रित होने पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण, ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण, एचडीएल का प्रमाण, यह बढ़कर के ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। यही मोटापा कुछ दिन के बाद मधुमेह रोग को आमंत्रित करता है। एक बार यदि हमें मधुमेह रोग हो जाए तो यह रोग आजीवन बना रहता है। ये आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं। मैं सभी साधक ध्यान से सुन ले इस बात को, किंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज को नियंत्रित में रखा जा सकता है। डायबिटीज मूलतः संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। इससे संबंधित जानकारी उपाय हमारी दिनांक 19 सितंबर रविवार की वार्ता के माध्यम से हमारे आदरणीय डॉक्टर राजन पटेल सर ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। मधुमेही रोग की पहचान कैसे करें, इसे आयुर्वेद शास्त्र में अत्यंत सरल भाषा में बताया गया है। प्रभुत आविल मूत्रता, प्रभुत का अर्थ होता है अधिक प्रमाण में, आविल का अर्थ होता है मूत्र में गंदलापन आना, टर्बिडिटी हो जाना, और प्रकर्षेण मेहति इति मेह, बारंबार पेशाब का जाना, यह मधुमेह के लक्षण है। अब इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानें। तो मधुमेह के रोगी के अंदर में यदि किसी व्यक्ति का वजन अचानक कम होना चालू हो जाए, कपड़े ढीले होना चालू हो जाए, बार बार खाने की इच्छा हो, भूख का सहन न होना, अत्यधिक प्यास का लगना और पसीने का अधिक आना, या यूं कहिए पसीने में दुर्गंध आना। एक शब्द बताया गया है, किसी व्यक्ति के शरीर से फ्रूटी ओडर, पके हुए फल के समान यदि गंध आती हो तो उस व्यक्ति में मधुमेह की संभावना हो सकती है। एक लक्षण मैं आपको और ऑब्जर्व करने बताना चाहता हूं, यदि किसी के चेहरे पर उसका फेस अगर ऑयली फेस दिखता है और चेहरा म्लान दिखता है, थका हुआ दिखता है, आप मधुमेह की जांच करवा लें। तो इस प्रकार से हम मधुमेह के लक्षणों को समझ सकते हैं। हमें हमारे इस वार्ता में बताया गया था मधुमेह 2 प्रकार का होता है डायबिटीज। एक टाइप 1 डायबिटीज जिसमें मूलतः इंसुलिन के निर्माण में ही विकृति होती है, जनरेशन ऑफ इंसुलिन नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि जन्मजात विकृति भी पाई जा सकती है, जिसे हम बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज, यह बहुत लोगों में पाया जाता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक चयापचय जन्य या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या है। जिन व्यक्तियों में मोटापा अधिक पाया जाता है उनमें मधुमेह, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या जिसे हम बोलते पैरालिटिक स्ट्रोक, आंखों की रोशनी का जाना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, गुर्दे की बीमारियों का होना, नपुंसकता के रोग होना, इनकी संभावना अधिक रहती है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। आयुर्वेद शास्त्र में स्थौल्य शब्द आया है। स्थौल्य शब्द का अर्थ होता है मोटापा या ओबेसिटी। इसके 8 लक्षण बताए गए हैं जिनके आधार पर हम मोटापा रोग का निदान कर सकते हैं। पहला लक्षण आयु का ह्रास होना। जो व्यक्ति ओबेस होते हैं वो अल्पायु होते हैं, ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं वो लोग। दूसरा लक्षण है उत्साह हानि, किसी कार्य को करने में उनकी उत्साह या इच्छा नहीं होती है, जिसको हम बोल सकते हैं लिथार्जीनेस। तीसरा लक्षण है मैथुन असमर्थता, सेक्सुअल डिबिलिटी उनके अंदर में पाई जाती है। चौथा लक्षण है दौर्बल्यता, बहुत जल्दी थक जाते हैं, फटिग, थोड़ा सा काम किया कि थक गए। और उसके अलावा पसीने का बहुत अधिक आना, बहुत ज्यादा पसीना उनको आते रहता है।
शरीर में पसीने से दुर्गंध का आना, उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, सड़े हुए फल के समान, फ्रूटी ओडर, और भूख का अधिक लगना, प्यास का अधिक लगना, ये लक्षण मधुमेह रोग में पाए जाते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी जो मधुमेह के लक्षण बताए गए हैं वो पॉलीयूरिया, पेशाब का बार बार जाना, पॉलीडिप्सिया, बहुत अधिक प्यास का लगना, पॉलीफेजिया, बहुत अधिक खाने की इच्छा होना, ये मधुमेह के 3 प्रधान लक्षण बताए गए हैं जिसके आधार पर आप मधुमेह का निदान कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं कि हम मधुमेह को कैसे नियंत्रण में रखें, कैसे कंट्रोल करें, ये सबसे अहम विषय है। तो आज जैसे हमारे मदान जी ने बताई है, आज के टिप्स में उन्होंने बताया, एक शब्द बोला है, मैंने उसको नोट किया है, नियमितता। जब तक आपके योगासन, आसन, प्राणायाम में नियमितता नहीं है, तब तक के आपका मोटापा, मधुमेह कम नहीं होगा। इसलिए नियमित आसन, प्राणायाम, योग करें। और उसके अलावा नियमित जो लोग 40 से 45 मिनट चलते हैं, पैदल चलना बहुत फायदेमंद होता है मधुमेह या मोटापे के रोगियों के लिए। उसके अलावा भोजन के उपरांत शतपावली करना, 100 कदम चलना इंपॉर्टेंट है बहुत। कुछ लोग खाना खाए, थाली बाजू में सरकाए, वहीं गंडल गए, लेट गए, सो गए, बहुत गंदी आदत है। सूक्ष्म व्यायाम आसन के पूर्व करना, जिसे हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा आसन नहीं कर पाते हैं वो लोग स्ट्रेचिंग पर ज्यादा ध्यान दें। उसके अलावा हमें आयुर्वेद में एक शब्द बताया गया, मित आहार और मित विहार। हित आहार और हित विहार अर्थात थोड़ा खाना, कम खाना, लेकिन अच्छा खाना। किसी भी चीज को बहुत अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा नियमित आसन प्राणायाम पर एवं ध्यान करना, यह भी उपयोगी है। भोजनोपरांत 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में अवश्य बैठें। जैसे संभव हो तो वैसा करें। तनाव मुक्त रहना और हमेशा व्यस्त रहना एवं मस्त रहना, यही डायबिटीज को कम करने में उपयोगी है। इसीलिए कहा भी गया है, हमारे आयुर्वेद में एक बात कही गई है, नरो हिता आहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषु असक्ताः दाता समाह सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगाः। जो लोग इनका पालन करते हैं वो लोग निरोगी रहते हैं। जो व्यक्ति नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला हो, विचार पूर्वक काम करने वाला हो, अपनी क्षमता के अनुसार काम क्रोधादि विषयों में आसक्ति न रखने वाला हो, सभी प्राणियों में समदृष्टि रखने वाला हो, सत्य बोलने में तत्पर हो, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला हो, वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति योग से जुड़ने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिए कहा भी गया है, करो योग और रहो निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से अपना जीवन शैली में अपना कैसे बदल करना चाहिए और रहना चाहिए, ये बहुत अच्छे तरह से समझाया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शिक्षक दिन पे आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वैद्य वाणिज्य शास्त्री गणकर पंचकार से आपको पुरस्कारित किया है, उसके लिए आप रियली ये मैं आपका फिर से अभिनंदन करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं प्रार्थना और शांति पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ पश्चिम नागपुर की क्षेत्रीय मंत्री गीता खत्री जी को। गीता जी, आप प्रार्थना और शांति पाठ करें। सभी अपने आसन पे ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ जाएं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने हाथों का घर्षण करें आपस में। ध्यान आसन और प्राणायाम से मिली हुई ऊर्जा को सर्वप्रथम आंखों पे, पश्चात पूरे शरीर में प्रवाहित करें। अपने आसन को प्रणाम कर धीरे धीरे आंखें खोलें। धन्यवाद गीता जी, बहुत अच्छे से आपने प्रार्थना और ये किया। और मैं सब हम लोग कुछ क्वेश्चन किसी को है तो पटेल साहब है क्या? जगदीश जी आपको है, लेकिन मुझे देखना है कि पटेल नहीं, साहब ऐसा है कि अभी जो प्रश्न उत्तरी है ना, वो आखिरी दिन करेंगे, आखिरी दिन करने वाले हैं, इसलिए अच्छा वो ठीक है। हाँ, कल जगदीश उसका जी नाम भी दे देंगे कि जो प्रश्न जिसको भी पूछना हो उनके पास भेज देंगे, तो वो एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। कल मैं नाम दे दूंगा सुबह। अच्छा आशा जी, मैं सबसे पहले आशा दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है ये सूत्र संचालन का लिए, और आपने सबने सुना। थैंक यू, धन्यवाद।